हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। आज हम लोग मिले हैं ये डिस्कस करने के लिए कि ड्रॉप हमने तो ले लिया सर, है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। सर ड्रॉप तो ले लिया है, लेकिन ड्रॉप लेने के बाद हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए? एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये बच्चों का, बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब ये नहीं कि क्या पढ़ना है, क्योंकि उनको पता है सिलेबस ये है, सिलेबस पढ़ना है, फिजिक्स में ये सिलेबस है, केमिस्ट्री में ये सिलेबस है और बायोलॉजी में ये सिलेबस है, ये पढ़ना है हमें। लेकिन अगर मैं टाइम पूछूं, हर बच्चे का यही सवाल होता है, सर कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, कितनी देर पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम लोग इन्हीं बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं कि एक जिन्होंने भी ड्रॉप लिया है उनको नीट के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले। जो लोग भी नीट 2023 देने वाले हैं उनको इस एक साल में जो भी अब समय बचा है इसमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर आपने चैनल से नए जुड़े हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ज्यादा पढ़ने से ही नीट क्रैक हो सकता है? कि कोई कहे कि सपोज करते हैं कि दो बच्चे हैं, एक आप 12 घंटा पढ़ रहा है, एक 8 घंटा पढ़ रहा है, तो क्या आप ये गारंटी दे सकते हो मेरे को कि जो 12 आवर की स्टडी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं दे सकते हम लोग, नहीं कह सकते। हो सकता है हो जाए, बट ये भी उतना ही सत्य है कि 8 घंटे वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। मैं जो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि ये सब कुछ क्या है, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। कितना स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो रादर देन डूइंग हार्ड वर्क। देखो, मेहनत तो करनी है, पर वो स्मार्ट तरीके से वो मेहनत करनी है ताकि कम पढ़ करके, कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट लिया जा सके, है ना। तो आज हम लोग, जो मेरा इस पे आंसर है, आई होप आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में यही लिख रहे होगे कि जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा पढ़ेगा वही सिलेक्शन होगा, उसी का सिलेक्शन होगा, वही सिलेक्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा एंड द आंसर इज नो, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन लर्निंग कैपेसिटी एंड दैट्स ट्रू। ये आप सब लोग मानते हो। ये बचपन से हम खुद कंपैरिजन करने लग जाते हैं। जब कभी भी हम लोगों के क्लास में हम लोग कहते हैं ना, पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो, गुप्ता जी के बेटे को देखो। ये पेरेंट्स कंपैरिजन ये डिफरेंट है, बट एक कंपैरिजन आप लोग अग्री करोगे हम लोग खुद करते हैं, हम सब लोग करते हैं कंपैरिजन। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कोई बच्चा जवाब दे रहा होता है कि फिर आप सोचते हो, बैठ जाते हो कि यार हमने तो बहुत बहुत पढ़ाई करी है, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, पर वो तुरंत बोल देता है, वो तुरंत आंसर कर देता है, उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसको याद ज्यादा रहता है। तो हम लोग एक मन में बनाते हैं कि यार वो तो कम पढ़ता है, वो कम बोलता है, 4 घंटे ही पढ़ता है, फिर भी उसको सारे याद हो जाता है। मैं 10-10 घंटे पढ़ रहा होता हूँ फिर भी याद नहीं हो पाता है। वो उस पर्टिकुलर टाइम पे आंसर नहीं निकल पाता है जब सर पूछ रहे होते हैं, मैम पूछ रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है पर बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कंपैरिजन हम लोग उस टाइम पे ही डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो पर मैं यही कहूंगा बेटा, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। हो सकता है वो 4 घंटे में कवर कर लेता हो क्योंकि उसने 9th-10th में अच्छे से साइंस पढ़ी हो, 11th-12th में अच्छे से साइंस पढ़ी हो, मेहनत करी हो उसने। आप ड्रॉप ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है 11th-12th किसी का वीक होगा, 11th वीक होगा, 12th वीक होगा। समझ रहे हो? कुछ बच्चे का 11th-12th अच्छा होगा फिर भी नहीं हो पाया होगा सिलेक्शन, तो ऑब्वियसली बात है जिसका 11th-12th वीक है उससे तो बेहतर ही परफॉर्म करेगा। तो आप नहीं जानते हो कि सामने वाले का सिचुएशन क्या है। हो सकता है उसका सिलेबस पूरा कवर हो, ओएमआर नहीं भर पाया सही से, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजंस हैं सिलेक्शन नहीं होने का। सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि नहीं आता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, पूरा आता हुआ ओएमआर में एक गलती कर दी, सारे ओएमआर गलत फेल हो गए। एक सीक्वेंस बदलने से पूरी जिंदगी तबाह। तो ऐसे बच्चे जब दूसरी बार तैयारी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, दैट्स फॉर श्योर कि अगर तुम्हारा 11th-12th वीक है और उन बच्चों से तुम कंपैरिजन करो जिनका 11th-12th जबरदस्त था, उनको सारा आता था, बस ओएमआर की गलती हो गई, तो वहां पर क्या होगा? वहां पे तुम डीमोटिवेट हो गए। तो कभी भी बच्चे जब आप कंपेयर करो तो पहले दोनों के परिस्थितियों को जान लो कि भाई मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो 11th-12th मेरा वीक है, तो सामने वाले का भी वीक था या नहीं, उसने कितनी मेहनत करी थी। तो पास्ट जाने बिना कभी कंपैरिजन मत करो। इनफैक्ट करो ही मत कंपैरिजन, अगर मेरी मानो। आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, आप अपनी चीजों को पढ़ो, समझो, क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ो, दैट्स इट, खत्म। टेस्ट दो अपने आप से कि आपने पिछले टेस्ट में कितना स्कोर किया था और इस टेस्ट में कितना स्कोर किया है, वो कंपैरिजन करो, दैट्स इट। कंपैरिजन सिर्फ यही होना चाहिए।
पर ठीक है, हमारे मन में आ जाता है, भांति भांति प्रकार के कंपैरिजन आते हैं, बच्चे हैं, नहीं समझ आता है, बट ठीक है, फिर भी जैसे टीचर समझा रहे होते हैं तो हमें समझना है कि हमें भाई दूसरों से कोई कंपैरिजन नहीं, हमारा रेस दूसरों से नहीं है, हमें खुद से लड़ना है। और जिस दिन तुम खुद से लड़ना और खुद से जीतना सीख जाओगे, डेफिनेटली दूसरों को तुम हरा दोगे, है ना। चलिए, तो कंपैरिजन नहीं करना है। अब आपके मन में सवाल, जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था, कि अब आप सोच रहे होंगे कि दिन रात पढ़ने के बाद भी कम स्कोर आएंगे तो मैं कम ही पढ़ूंगा। फिर एक होता है ढीठ लोग, ये जो क्वेश्चन है ये कहां से लिए गए हैं, ये डिस्कशन करके जब बात करता हूं तो कह रहे सर मैं तो इतनी देर पढ़ रहा था फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, इससे अच्छा मैं कम ही पढ़ लूं, है ना। एक ढीठ लोग होते हैं, मन में आता है। इंसान ढीठ नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए मन ऐसा हो जाता है, यार मैंने तो खूब मेहनत करी थी फिर भी नंबर कम आए, तो मैं नहीं कर रहा मेहनत, मैं कम ही मेहनत करूंगा। ज्यादा पढ़ के भी तो कम ही नंबर आ रहे हैं, तो कम ही तो पढ़े, कम से कम कुछ और तो कर लें, ये हमारे मन में आ जाता है। पर आपको ये समझना होगा कि कभी भी फिर से वही बात, किसी एक इंसिडेंट, किसी एक टेस्ट से आप ये धारणा ना बनाएं, किसी भी एक टेस्ट से आप ये मत सोचें कि आगे आने वाले सभी टेस्ट में नंबर कम ही आएंगे। हो सकता है कि आपने पढ़ा हो लेकिन उस समय उस हिसाब से आप सॉल्व नहीं कर पाए। आपको यहां पर यह सोचना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि मेरे को और मेहनत करनी है, मेरे को और जान लगाना है, मेरे को और ज्यादा पढ़ना है। अगर 10 पढ़ रहे थे तो इस बार 12 करके देखो, अगली बार जब इंप्रूवमेंट ना हो तो अगले टेस्ट में। जहां 8 पढ़ रहे थे वहां 10 करके देखो, 8 पढ़ रहे थे वहां 12 करके देखो। नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओगे इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि आवर्स तो बेटा बहुत लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, किताब खोल लिया, किताब के अंदर फोन है और उसके बाद स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट हो रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। रील्स चले जा रहे हैं, कान में वो छोटे छोटे, अब तो ईयरफोन्स का, हमारे समय में तो क्या होता था, अगर हम लोग कान में ईयरफोन्स लगाते भी तो तार वाला होता था, ऐसे खींच के ऐसे छुपाना पड़ता था सारा। अब तो ऐसे छोटू से आ गए हैं, वो अंदर पता ही नहीं चलता है, सामने वाले को क्या पता चल रहा है, वो अंदर ही छुपा हुआ है इधर, जब तक साइड से आके कोई नहीं देखे तब तक तो नहीं। तो दरवाजे के सामने पहले हम लोग क्या करते थे, अगर हमें गाने वाने सुनने का मन है पर मम्मी का डर भी है कि पढ़ना है, क्योंकि शाम का समय पढ़ने के लिए होता था, तो ईयरफोन्स लगा लिया और ईयरफोन्स लगा करके क्या, जब सामने आया ऐसे खींच के, जैसे कोई आहट होती थी ऐसे खींच करके और अंदर। अब तो उसकी भी टेंशन नहीं है, तुम लोग इतने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुका है, क्या करना है, ऐसे ऐसे लगा लिया है, देख रहे हैं कोई आया तब भी ऐसे ऐसे कर लिया थोड़ा बहुत, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बंद कर लिया, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे के घर में ऐसे ऐसे, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, कजन्स वगैरह, वो भी यही कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, मेहनत। जब देखो तो एकदम डंके की चोट पे देखो कि हाँ ईयरफोन्स लगा हुआ है, अपने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, कोई बात नहीं, देख रहे हैं कोई वीडियो, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कुछ मोटिवेशनल सुन रहे हैं, या फिर नहीं सुन रहे कोई कॉमेडी ही देख रहे हैं, तो तब पता हो सबको, छुप छुप के नहीं। क्योंकि देखो, दूसरों को दिखाने के लिए तो पढ़ना नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए तो डॉक्टर नहीं बन रहे होगे, है कि नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो। और ऐसा करने के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस बात है गाने नहीं सुन रहे होगे, है नहीं, है कि नहीं। उतनी देर और जान लगा रहे होगे कि बस इस बार ठुकरा दिया है, फिर अब देख मैं ऐसा कुछ बन जाऊंगा कि फिर तुम्हें अफसोस होगा कि क्यों छोड़ा था मैंने उसे, है ना। तो कुछ कुछ कहानियां ऐसी भी हैं और इसी समय होती हैं, ये उम्र ही ऐसा है कि नहीं। तो बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि बेटा आपको अगर कम पढ़ रहे हो, कम नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ रहे हो, कम नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको यही सोचना है कि हमें और मेहनत करनी है, हमें और ज्यादा टाइम देना, और एफर्ट्स मारने, एनालाइज करना है मुझे कि मेरी गलतियां हो कहां रही। जिसने गलतियों को पहचान लिया कि मेरी गलती यहां हो रही है, तो फिर उसको सुधारने में उसको थोड़ा सा समय लगना है, क्योंकि उसको हेल्प लेगा अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, और वो सुधार लेगा। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि गलतियां हो कहां रही हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड देयर वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनालिसिस। और ये मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि अभी से करना शुरू कर दो। 5 से 6 महीने में यू विल फाइंड कि आपको हर टॉपिक पढ़ते समय ना, आपको जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो आपको ये एनालाइज करने की ऐसी काबिलियत आ जाएगी, आप वहां पेपर दे रहे होगे नहीं सॉल्व हुआ, समझ जाओगे कि इस टॉपिक से गड़बड़ हो रहा है, इस टॉपिक से गड़बड़ हो रहा है। और ये जिस दिन आ गया, घर आकर के कुछ नहीं करना है, कोसना नहीं है खुद को कि नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। एनालिसिस है कि भैया ये पार्ट कमजोर था, क्वेश्चन गलत हुआ, घर आए उस पार्ट को पहले सॉल्व किया, मजबूत किया, फिर आगे बढ़ गए। आप एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि मैं बैट्समैन हूं, मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूं, मेरे को अगर जो यॉर्कर बॉल से दिक्कत होती है,
मेरे को ये पता तो हो, मैं हर बॉल को ऐसे ही हुक कर रहा हूं, हर बॉल को खींच रहा हूं, लप्पे मारना कहते हैं ना जिसको, हर बॉल पे बैट उठा दे रहा हूं, बल्ला भाज दे रहा हूं, हो सकता है 1-2 बॉल लग जाए छक्का, बाकी बोल्ड भी हो सकता हूं। मेरे को यॉर्कर, अब मुझे दिक्कत पता ही नहीं है कि यॉर्कर से दिक्कत है, और जिस दिन मुझे पता चल गया कि यॉर्कर ही मेरे को तंग कर रही है, बाकी इन स्विंगर आउट स्विंगर बढ़िया खेल रहा हूं मैं, शॉर्ट बॉल बढ़िया खेल रहा हूं मैं, मेरे को दिक्कत सिर्फ यॉर्कर से हो रही है, तो मैं पूरा जान लगाऊंगा यॉर्कर पे। अगर मैं प्रैक्टिस 1.5 घंटे कर रहा हूं तो 1 घंटे में यॉर्कर के लिए प्रैक्टिस करूंगा, बाकी आधे घंटे में बाकी शॉट्स खेलूंगा। और यही सेम चीज यहां भी है कि पढ़ना सारा ही है, लेकिन ज्यादा टाइम किस पे देना है, जहां पे जो गलतियां ज्यादा हो रही है। समझ रहे हैं? तो बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे स्कोर आएंगे, चाहे हर दिन 5 घंटे पढ़ाओ चाहे 10 घंटे। एनालिसिस इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करती है कि भाई 5 घंटे ही पढ़ रहे हो तो 5 में से हम 4 घंटे उस पे ध्यान दे रहे हैं जो मेरा वीक एरियाज है, और 1 घंटे में हम सारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन वाला पार्ट रिवाइज कर रहे हैं, या 3-2 कर लो, 3 घंटे हम उस पर ध्यान दे रहे हैं जो मेरा वीक एरियाज। अब वीक एरियाज पता कौन करेगा? मैं नहीं बता सकता हूं, पेरेंट्स नहीं बता सकते हैं। वीक एरियाज तुम्हें पता करना पड़ेगा, तुम्हें पता है, तुमसे बेहतर वीक एरियाज और कोई नहीं जान सकता है। तो ये एनालिसिस आज करो, चाहे 5 घंटे पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो, चाहे 15 घंटे पढ़ो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। मैंने कहा ना, हर इंडिविजुअल की पढ़ने की टेंडेंसी अलग होती है, किसी को 5 में समझ आ जाता है, किसी को 10 में भी नहीं आता है, तो जिसको 10 में नहीं आता वो 12 घंटे पढ़े, समय निकालना पड़ेगा, और अभी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चे एक चीज हमेशा नोट करके रखो, if you are a dropper you have to study for at least 8 to 10 hours daily because you have sufficient time। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको स्कूल नहीं जाना है, सबसे पहली बात तो ये है। इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, आपको स्कूल नहीं जाना है, और स्कूल नहीं जाना है तो आपके पास 24 घंटे हैं। मैं 7 घंटे सोने का निकाल दूं, 17 घंटे, 2 घंटे कुछ और करने के लिए निकाल दूं, 15 घंटे, 15 घंटे। अब उसमें तुम 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, 13 घंटे पढ़ लो, दैट इज कंप्लीटली अप। मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। जिसका 8 से काम नहीं चल रहा है वो 12 भी पढ़े, जिसका 10 से काम नहीं चल रहा है वो 14 भी पढ़े। मतलब 13 से 15 घंटे आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें से 8 और से 10 घंटे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप कितनी देर पढ़ते हैं। तो जो एक्चुअल सवाल था आप लोगों का, जो एक्चुअल में क्वेश्चन था आप लोगों का कि सर हमें पढ़ना कितनी देर है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि बेटा आपके पास 13 से 15 घंटे हैं, अब उसमें आप मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका दिन का काम पूरा होता है या नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने आज दिन का काम, अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है कि मेरे को आज पूरे दिन में ये करना है और वो 8 घंटे में खत्म हो जाता है, तो 8 घंटे में पढ़ाई छोड़ दो, इतना लेवरेज दे रहा हूं मैं। और अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है जो 10 घंटे में भी खत्म नहीं हो रहा है, तो बच्चे उस दिन 12 घंटे भी पढ़ोगे लेकिन खत्म करके सो। ये है एक्चुअल आंसर आपके सवाल का कि सर नीट ड्रॉप ले रहा हूं तो कितने देर पढ़ना है। इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग कि दिस हैज टू बी डन टुडे, तो अगर वो 8 घंटे में खत्म हो रहा है, वो 7.5 घंटे में खत्म हो रहा है, छोड़ दो उसी समय पढ़ाई। लेकिन अब चुनो ऐसा ही नहीं कि 2 ही घंटे में खत्म हो जाए। मतलब एक जो कहते हैं ना कि जो अचीव किया जा सकता है, अचीवेबल टारगेट जो है, वो अगर 7.5 घंटे में खत्म हो जा रहा है तो छोड़ दो उस दिन, 7.5 घंटे पढ़ के छोड़ दो, करो जो करना है उस दिन। लेकिन अगर किसी दिन का टारगेट 10 घंटे से ज्यादा भी जा रहा है, 12 घंटे भी लग रहे हैं, 13 घंटे भी लग रहे हैं, तो आप समझ लो कि उस दिन वो 13 घंटे लगा करके ही सोना है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप। और आपके मन में अगर यही सवाल आता है कितने घंटे पढ़ना है, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, मिनिमम 8, मैक्सिमम आप चाहे 13 पढ़ लो चाहे 14 पढ़ लो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, क्योंकि आपको स्कूल नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा कि कितनी देर हमें पढ़ाई करनी है। इफेक्टिव स्टडिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वालिटेटिव स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए एज कंपेयर टू क्वांटिटी। ठीक है, चलिए तो फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगा। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।